लोग को उनकी फ़ोटो दिखा जरा। चलो याद कर लो अब इसको फटाफट, इधर देख के याद कर लोगे। कुछ नाम याद करना मेरे साथ जो बार बार आएंगे पूरी उद्यमिता में। एक नाम है रिचर्ड कैंटिलोन। क्या नाम है? क्या नाम है? रिचर्ड कैंटिलोन। एक दूसरा नाम याद रखना, जोसेफ सुम्पीटर। कौन सा पीटर? जोसेफ सुम्पीटर। और एक और नाम क्या है? रिचर्ड कैंटिलोन। तीसरा नाम याद रखना, अगस्ट काम्टे। क्या हो गया? अगस्ट काम्टे। ये 3 नाम याद रहेंगे, ये बार बार मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। एक कौन है? रिचर्ड कैंटिलोन। एक और कौन है? जोसेफ सुम्पीटर। और तीसरा अगस्ट काम्टे। खत्म। उद्यमिता का मतलब क्या कहलाता है? तो उद्यमिता का पहली बात तो ये वाले शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो इसके लिए आपका शब्द है रिचर्ड कैंटिलोन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द एक फ्रेंच शब्द से पैदा हुआ है। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव वहां पर ज़्यादा था। तो फ्रांसीसी शब्द का नाम क्या आपके पीछे लिखा है? पढ़ के बताओ जरा। अरे पढ़ो ना रे। एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये हर जगह काम आएगा। पहले नंबर पर कौन होगा कि उद्यमिता का शब्द प्रयोग पहली बार किसने किया है? रिचर्ड कैंटिलोन। रिचर्ड कैंटिलोन के बारे में जरूरत नहीं है कि कुछ ज़्यादा जानो, बस इतना ये याद रखना कि एक बैंकर थे फ्रांसीसी मूल के। ये क्या थे? बैंक में नौकरी करा करते थे ये रिचर्ड कैंटिलोन साहब। और इसके अलावा जो ये हैं जोसेफ सुम्पीटर, ये ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो आपको ये नाम याद रखना। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा मतलब विश्वविद्यालयों में जो उद्यमिता पढ़ाई जा रही है उसमें इन लोगों के कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो रिचर्ड कैंटिलोन, जोसेफ सुम्पीटर, अंग्रेजी का शब्द है इसका एंटरप्रेन्योर, और फ्रांसीसी शब्द से ये पैदा हुआ है, फ्रेंच शब्द से, जिसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर। तो जब भी कोई अपन उत्तर लिखेंगे 11 मार्कर का, 10 मार्कर का सॉरी, या 7 नंबर का या कुछ भी, तो उसकी शुरुआत यदि यहाँ से हम करें कि उद्यमिता, अभी उद्यमिता का अर्थ अभी और आगे मिल जाएगा, लेकिन उद्यमिता का जो शब्द प्रयोग है वो पहली बार रिचर्ड कैंटिलोन ब्रैकेट में फ्रांसीसी मूल के अर्थशास्त्री ने किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद एंटरप्रेन्योर, जो कि फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्योर का ही एक रूप है। इसके बारे में उद्यमिता क्या है, इसके बारे में शुरुआती परिभाषाएं रिचर्ड कैंटिलोन और जोसेफ सुम्पीटर की ही हैं। और ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा अगर ये प्रश्न भी आ जाए कि उद्यमिता क्या है, या ये भी बन सकता है कि रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार उद्यमिता क्या है, या जोसेफ सुम्पीटर ने उद्यमिता की क्या परिभाषा दी है। तो हमने जो बेसिक शब्द आपको बता दिए उन्हीं बेसिक शब्दों से आपको याद रखना है। एक रिचर्ड कैंटिलोन के बारे में है, एक लिखा हुआ है उद्यमी वह व्यवसायी है। इसका मतलब क्या काम कर रहा है? मतलब इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन को हम देखें। देखिए, पहली बात तो जितनी भी डेफिनेशन रहती है उस पर आपको ये याद रखना है कि जितनी भी डेफिनेशन रहेंगी उसमें अगर किसी व्यक्ति को आप कोड करते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते उसकी परिभाषा में। तो रिचर्ड कैंटिलोन ने किस पर जिक्र किया है? रिचर्ड कैंटिलोन का जिक्र है एक उद्यमी के ऊपर, इसकी घटना के ऊपर नहीं, बल्कि उसने व्यक्ति के ऊपर अपनी परिभाषा को केंद्रित किया है। तो उन्होंने साथ साथ एक चीज़ और किया हुआ है कि उद्यमी को सीधे सीधे उन्होंने व्यवसायी बता दिया है, और व्यवसायी का जो मूल काम है वो काम बता दिया है बेचना। ये आपके बेसिक की पॉइंट है कि जो रिचर्ड कैंटिलोन की डेफिनेशन है, क्योंकि वो एक बैंकर थे तो उन्होंने इंडिविजुअली फॉर्मेट में दी कि एक व्यवसायी क्या करता है। तो उन्होंने ये कहा कि उद्यमी, उद्यमिता नहीं बताई, उन्होंने बोला उद्यमी। तो उद्यमी एक व्यवसायी है, और उद्यमी एक ऐसा व्यवसायी है जो साधनों को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। मतलब हो सकता है कि ये परिभाषा पूर्ण नहीं कर पा रही हो उद्यमिता की, अगर पूरी कर लेती तो फिर दूसरे लोग क्यों डेफिनेशन देते। तो दूसरे लोगों ने यही किया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा एक शब्द कि रिचर्ड कैंटिलोन के अनुसार उद्यमिता के बारे में कि उद्यमी वह व्यवसायी है जो उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। अब इसका मेंस में उत्तर लिखना है। याद क्यों? याद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका रिवीजन नहीं करोगे केवल और केवल। एक बार उस लाइन को अपन ने ठीक से पढ़ लिया कि रिचर्ड कैंटिलोन की डेफिनेशन व्यक्ति वाली है, उन्होंने उद्यमिता की बजाय उद्यमी को बताया है।
और उद्यमी को इन्होंने एक नॉर्मल तरीके का एक बिजनेसमैन मान करके, एक व्यवसायी मान करके, जो व्यवसायी जो करता है वो सीधे सीधे वही निश्चित मूल्य पर बेचने वाला। तो ऐसी एक डेफिनेशन दी है, आपको वहाँ पर याद आ जाएगी। लेकिन ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन किसने दी है? जोसेफ शुम्पीटर ने। इन्होंने उद्यमिता को एक नॉर्मल व्यवसायी मान लिया है, जबकि उद्यमिता में नॉर्मल व्यवसायी नहीं, खिलाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि हमको लीडर चाहिए, कैप्टन चाहिए। तो जोसेफ शुम्पीटर की डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक जो उद्यमिता का जो प्राण है वो वाला शब्द इस्तेमाल किया है, नवप्रवर्तनकारी। नवप्रवर्तनकारी इसे ही बोला जाएगा। ये इनोवेशन या नवप्रवर्तन जो शब्द इन्होंने लिया है, इसलिए इनकी ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। फिर एक और चीज़ ये भी बोल दिया उन्होंने कि ये नेतृत्व को बढ़ावा देता है, लीडरशिप को बढ़ावा देता है। और लीडरशिप का मतलब यही कहलाया नवाचार, यही कहलाया समाज में एक तरीके का नया प्रोडक्ट बना रहा है वो। तो इस पे जो ये की पॉइंट है वो ये दो आपको याद रखना पड़ेगा, एक है नवप्रवर्तनकारी और दूसरा शब्द है नेतृत्व। अंग्रेजी वालों के लिए ये है इनोवेशन और वहाँ पर है लीडरशिप। तो वहाँ से उद्यमिता की डेफिनेशन बनेगी कि उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है जो स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व। देखिए स्वामित्व का मतलब ये क्या कहलाता है कि स्वामित्व का मतलब ये है इस कंपनी का बिल्कुल सर्वे सर्वा में, जबकि उद्यमिता ये कह रही है कि इस कंपनी का मालिक मैं भी, मेन मालिक मैं भी। एक तरीका होता है कि इसका मालिक मैं हूँ और एक शब्द होता है इसका मालिक मैं भी हूँ। तो ये काम मैंने किया है या इस काम को मैंने भी किया है, ठीक है, मेरा योगदान है या मेरा भी योगदान है। तो ये उद्यमिता पर तो है, क्योंकि इस पे एक संगठन को लेकर के चलने की बात है। तो संगठन को हम तभी लेकर के चलेंगे जब वहाँ पर ये नहीं कि मैं और केवल मैं, ये वाली बात नहीं, हम, मैं से हम की ओर लेकर के जाएगा उद्यमिता। तो दोनों तरीके की डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। क्या है अभी तक इस पेज में क्या लिखा हुआ है? मैं भूल गया आज से ये पेज कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है। मैंने तो एक बेसिक तरीके की चीज़ याद कर ली, और याद क्या किया है? याद क्या कर लिया है? पहले नंबर की बात कि उद्यमिता के पहले शब्द प्रयोगकर्ता का नाम रिचर्ड कैंटिलोन है 18वीं सदी में। सेकेंड नंबर पर अंग्रेजी अनुवाद इसका एंटरप्रेन्योर है, फ्रांसीसी शब्द इंटरप्रिपेंडियर है। शुरुआती परिभाषाएं इसकी रिचर्ड कैंटिलोन ने, उद्यमी व्यवसायी है जो निश्चित मूल्य पर उत्पत्ति के साधनों को बेचता है। जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है कि उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है जो स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व को बढ़ावा देता है। अब उत्तर आप नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब आप घर में जाकर रिवीजन नहीं कर रहे हो। टीचर का काम इतना ही है जितना कर दिया, टीचर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। टीचर आपके दिमाग में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा, बस इतनी ही स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर से एक बार बोल देना, उद्यमिता शब्द का पहला प्रयोग रिचर्ड कैंटिलोन है, 18वीं सदी में किया है। सेकंड नंबर पर अंग्रेजी अनुवाद इसका एंटरप्रेन्योर और फ्रांसीसी शब्द इंटरप्रिपेंडियर से निकला हुआ है। शुरुआती परिभाषाओं के अनुसार उद्यमी वह व्यवसायी है, मतलब रिचर्ड कैंटिलोन, उद्यमी वह व्यवसायी है जो उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। उसके बाद जोसेफ शुम्पीटर, और जोसेफ शुम्पीटर क्या कह रहे हैं? उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है जो स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व को बढ़ावा देता है। मैंने खुद को याद करा लिया, नहीं मैंने खुद को करा लिया, आप लोग को नहीं कराया। नहीं आप ही लोग को करा लिया। अच्छा, खुद को भी करा लिया और आप लोग को भी करा लिया, दोनों को करा लिया पक्का। अब इसका कितनी बार रिवीजन? अब देखिए 2 नंबर की जब डेफिनेशन वहां पर लिखने को आएगी 2 मार्क्स की, 7 मार्क्स का आएगा तो अलग है, लेकिन 2 मार्क्स का आएगा तो 2 नंबर पर प्रश्न ऐसा लिखा रहेगा। और प्रश्न लिखने के बाद अभी नई कॉपी मिली तो नहीं है, लेकिन अभी तक का हम आप बता रहे हैं कि अभी तक 3 लाइनें मिला करती थी, उत्तर में 3 लाइनें मिला करती थी, 1, 2 और 3। तो 3 लाइन मिलेंगी। अब 2 नंबर है तो 2 नंबर में ऐसा हो सकता है कि प्रश्नों का नेचर बदल जाए और सीधे जाए कि उद्यमिता के प्रथम शब्द प्रयोगकर्ता कौन है। समझ रहे? जैसा बेसिक, जैसा प्रीलिम्स में जो प्रश्न रहता है, हो सकता है प्रीलिम्स के फॉर्मेट का रहे, प्रीलिम्स के फॉर्मेट का रहे कि प्रथम शब्द प्रयोगकर्ता कौन थे। तो उसमें तो आपको उत्तर की शुरुआत सीधे ही करनी है कि कौन थे, तो आपको तो उत्तर यही लिखना है कि प्रथम शब्द प्रयोगकर्ता डैश करके रिचर्ड कैंटिलोन अंडरलाइन के साथ ब्रैकेट में 18वीं सदी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप बता दीजिए, हमने जैसे बता दिया कि एक फ्रांसीसी मूल के एक बैंकर थे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी लाइन का, क्योंकि देखिए पहले अभी तो आयोग कॉपी नहीं दिखा रहा है, लेकिन पहले आयोग की कॉपियाँ ये बताती हैं कि जिसने एक लाइन दिया है उसको आधा ही नंबर दे करके पार कर दिया है। दूसरी लाइन पर आप उद्यमिता की परिभाषा लिख सकते हैं, भले ही शब्द प्रयोग है, लेकिन आप इस पे लिखें कि रिचर्ड कैंटिलोन ने किस तरीके से शब्द प्रयोग किया है। तो उन्होंने उद्यमिता का नहीं, उद्यमी का किया है।
और फिर उसे उन्होंने लिखा है उद्यमी एक व्यवसायी है। तीसरे नंबर पर आप कुछ विशेष लिख सकते हैं और इस विशेष में आप अपनी कोई जानकारी दे सकते हैं जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन बस यही है कि आप यहाँ पर अगर विशेष पर ये लिख सकते हैं, अगर आपको लग ही जाए कि नहीं उद्यमिता के बारे में ही है और अलग से कोई स्कोप नहीं है, तब आप इसका इंटरप्रेन्योर में इंटर और प्रेन्योर का क्या क्या मीनिंग निकलता है उसको आप लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ाने के बाद किसको कहते हैं राइटिंग स्किल। इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने के बाद आप कितने अच्छे तरीके से सीमित जगह पर अपनी बात लिख पाएँ, प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएँ, वही है आंसर राइटिंग स्किल और कुछ नहीं। कि जो आप यहाँ पर पढ़ के गए हो, यदि उस चीज़ को जब प्रश्न में पूछा गया वही की वही चीज़ आप लिख दिए, मतलब शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन उसका जो मूल भाव है, जो आधारभूत ढांचा है, वो नहीं बदलना है आपको, ठीक है। तो एक शब्द उद्यमिता का सामान्य परिचय आपका हो गया, ठीक है। आप इतने सारी चीज़ों के बाद आप सीधे देखिए इधर पर आइए। फिर मैंने आपको ये बता दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को रट लेना ही उद्यमिता का 30% काम खत्म। ये आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको अभी पहले पीछे क्या बताया था कि उद्यमिता एक, ये शब्द आपको बिना रटे काम नहीं चलेगा। पहले नंबर पर क्या है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध होना, क्योंकि उद्यमिता को हम साइंस रख रहे हैं। उद्यमिता आर्ट है कि विज्ञान है, तो उद्यमिता तो विज्ञान ही है, ठीक। तो उद्यमिता के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि उद्यमिता पहले नंबर पर क्या है, एक क्रमबद्ध। दूसरा शब्द क्या है, उद्देश्यपूर्ण। ये आपको रटना पड़ेगा। देखिए हर तरीके के सब्जेक्ट की बेसिक एक लैंग्वेज होती है, बेसिक कीवर्ड होते हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इसी तरीके से ये है आपका उद्यमिता के। तो आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा कि एक शब्द है क्रमबद्ध। उद्यमिता क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, नवाचारी। नवाचारी, और नवाचारी का मतलब है नया आचरण, और उसके बाद नव प्रवर्तनकारी, नए आचरण से कोई ना कोई सामान बना लेना, नव प्रवर्तनकारी। ये शब्द पूरे याद रखिएगा। उत्तर लिखने के क्रम पे जहां पर फ्यूज हो जाओगे वहां पर यही मदद करते हैं और केवल यही मदद करेंगे और कुछ नहीं करेगा। तो उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, नवाचारी और नव प्रवर्तनकारी। उसके बाद नव प्रवर्तनकारी, अब नया क्या बना लेना है, तो नव प्रवर्तनकारी के बाद फिर आगे उन्होंने क्या बोल दिया है, रचनात्मक, रचनात्मकता, ठीक। ये 5 शब्द आपको बचाएंगे, बार बार बचाएंगे, शुरुआती उत्तरों में बचाएंगे। तो उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, नव प्रवर्तनकारी, नवाचार और रचनात्मकता से भरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, तो एक प्रकार से इतनी सारी चीजें जो हैं ये माइंड हो गया, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये सब ब्रेन में चल रहा है। उद्देश्य तो यहीं पर आ रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा, तो हम इसको ये बोलेंगे कि ये एक प्रकार से इस पूरे कॉन्सेप्ट के मेंटल प्रोसेस को बता रहा है, ठीक। लेकिन अब देखिए इसकी फिजिकल प्रोसेस में आते हैं, तो देखिएगा इसमें क्या है, ये कर कौन रहा है, तो एक व्यक्ति करे, एक व्यक्ति करे, पर्टिकुलर मैं करूं या मेरे साथ कोई और आ जाए, तो आप फिर बोलिए व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट पर आप जा रहे हो, फिजिकल एस्पेक्ट पे, वो भी जीवित एक वस्तु पर, कि ये कर कौन रहा है। आप उद्यमी में आ गए हो वापस। ये उद्यमी एक भी हो सकता है, ये ग्रुप भी है हमारा। फिर लिखा हुआ है उद्यमियों का समूह। अभी उद्यमी के समूह के बाद देखिएगा, किसी क्षेत्र, सबसे छोटा इलाका क्या हो गया, क्षेत्र, उससे बड़ा करिएगा तो राज्य, उसके बाद राष्ट्र में, ये हो गया कितना सारा, ये इसका एरिया हो गया। यहां तक आइए, मैंने बोला उद्यमी एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक, नव प्रवर्तनकारी। एक आध शब्द छूट जाए तो पाप नहीं हो गया, वहां याद आ जाएगा। अब एक आध शब्द सर आप ही से भूल गया, अरे सर से भूल जान दे रे पगला, हाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा क्रमबद्ध, ठीक है। तो उद्यमिता एक क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, नव प्रवर्तनकारी, नवाचार और रचनात्मकता से भरा कार्य है, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र में, यहां पर रुक जाओगे, राष्ट्र में। अब उसका एक्शन देखो, एक्शन, अब वो एक्शन मोड में आ गया। ये तो ये दिमाग में आया था, अब वो हकीकत में बदलने वाला है। ख्वाब अब ये हकीकत में बदलने वाला है। हमने क्या बोला, साहसपूर्ण, साहसपूर्ण, और साहसपूर्ण के शब्द क्या है, जोखिम। तो साहसपूर्ण, जोखिम, और उसके बाद एक और शब्द क्या है, व्यवसाय कौशल। व्यवसाय कौशल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बिजनेस स्किल होती है जो बैकग्राउंड से आती है। इसमें कोई ये नहीं करे कि ये जो कौशल है ये एक व्यक्ति व्यवसाय करते करते सीखता है, लेकिन कुछ लोगों में बाय बर्थ होता है। तो ये 3 शब्द और याद रखिएगा कि किसी राज्य, राष्ट्र या क्षेत्र में, और फिर उसके बाद पहला क्या है, साहस, और उसके बाद उस जोखिम को वहन करना। पहली बात तो क्या रहेगा, या पहले कहें कि जोखिम पूर्ण कार्य को साहस के सहारे,
जोखिमपूर्ण कार्य को साहस के सहारे अपने व्यवसाय कौशल से, व्यवसाय कौशल से, आप यहां पर प्रबंधन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रबंधन से, तर्कपूर्ण दूरदृष्टि के सहारे, तर्कपूर्ण दूरदृष्टि के सहारे का मतलब यह है कि हाँ, ये वाला प्रोडक्ट मेरा आज भले नहीं बिकेगा, लेकिन आज से 1 साल बाद इसी की डिमांड रहेगी। आज से 1 साल, जैसे कि बहुत सारे लोग, कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी, तो कोविड की फर्स्ट वेव के बाद बहुत सारे देशों ने ऑक्सीजन प्लांट बना लिए थे, और फिर 2020 में ऑक्सीजन की डिमांड वैसी कोविड ने अपनी भयावहता नहीं दिखाई थी जैसी 21 में दिखाई थी। और जब ऑक्सीजन के प्लांट जब 2021 में जब उनको यूटिलाइज किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा रेमडेसिविर और जितनी भी बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ जो उस समय पर लग रही थी, तो आप उसको भी मान सकते हो कि भाई वो भी मेडिकल फर्म पे भी तो बहुत सारे उद्यमी हैं, तो फिर आप उनके लिए कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण दूरदृष्टि के सहारे, तर्कपूर्ण दूरदृष्टि के सहारे किसी क्षेत्र या राज्य विशेष में, यही वही शब्द है। तो अभी इन शब्दों में कोई नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको क्या क्या याद रखना है। तो पहले नंबर की बात यह है, इसको अलग कर देते हैं। पहले नंबर की बात यह है कि उद्यमिता, पहले तो ब्रेन में आइए एक उद्देश्यपूर्ण, फिर उसके बाद क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, क्रमबद्ध, रचनात्मकता, नवप्रवर्तनकारी, नवाचार वाली प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, ठहर जाओ, किसी राष्ट्र या राज्य या क्षेत्र में, अब यहां पर रह जाओ, फिर क्या, अपनी दूरदृष्टि के सहारे, अपनी तार्किकता के सहारे, अपनी बौद्धिक तार्किकता के सहारे। अब क्या करता है, देखिए, एक तरीका तो ये है कि सामान बेचने के बाद मैं इंतजार करूं कि इस सामान को लोग खरीदें। एक दूसरा तरीका यह है कि मैं उनको वो सामान खरीदने को मजबूर कर दूं। LIC का ऐड आता है कि कल की चिंता कैसे करूं, मैं क्या करूं, मेरे जाने के बाद क्या होगा, फलाना ढिमकाना क्या होगा। तो एडवर्टीजमेंट होता है, और एडवर्टीजमेंट में यही होता है कि आप एक व्यक्ति के पास जाओ और बोलो, यार आपको देख करके किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? यार अब याद आ गई, अब वो नहीं रहा। दिक्कत की बात यह है कि वो तो नहीं रहा, लेकिन उसके पत्नी और बच्चों को आर्थिक संकट आ गया है। यदि कहीं उसने LIC की पॉलिसी भर कर रखी होती तो आज वो वाला प्रॉब्लम तो नहीं आता। तो एक डर बताया और डर के बाद उसका सॉल्यूशन बताया। तो फिर ये याद रखिए कि इन सभी चीज़ों के सहारे, पहली बात तो इस तरीके का व्यवसाय करेगा, हो सकता है कि नहीं भी व्यवसाय सफल हो, तो ये बोलिए कि जोखिम को वहन करेगा साहसपूर्ण के सहारे। फिर इसके बाद अभी एक्शन शुरू हुआ है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का एक्शन देखिएगा, मार्केटिंग का एक्शन क्या है, कहाँ गया रे तू, धैर्य रखना, धैर्य रखना, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या करता है, आवश्यकताओं को उजागर करता है। आवश्यकताओं को उजागर करने का मतलब समझ में आ गया ना, कि आवश्यकताओं को उजागर कैसे। वो कह रहा है मेरे को आवश्यकता नहीं है, नहीं तू नहीं समझ रहा, तेरे को है, मैं जानता हूं ना तेरे को है, तेरे को आवश्यकता है, तू नहीं जानता है कि तेरे को है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे को है। तो आवश्यकताओं को उजागर करना। कुछ चीज़ों की व्यर्थ में आदत डाल दी जाती है। भाई शुरू पे एंड्रॉयड फ़ोन के बिना अपना जीवन कितना बेहतरीन था, कोई दिक्कत थी क्या? लेकिन उसके बाद फिर आदत लगा दी जाती है कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ों की आदत धीरे धीरे लगती है और लग जाती है। जिनके ऑफिस में AC होता है, हमने तो सर्वे में पाया है भाई कि जितने भी सरकारी विभाग वाले अपने लोग रहते हैं, ऐसे कंजड़ खाने में नौकरी करते हैं, भले तनख्वाह उनकी लाख रुपए दी, ऑफिस में AC नहीं है तो उनके घर में भी AC नहीं है। बैंकिंग सेक्टर का कोई आदमी होगा, वो भले क्लर्क है, उसके घर में भी AC मिल जाएगा। कुछ चीज़ों की आदत लग जाती है, तो प्रोडक्ट को बेचना और उसकी आदत लगवा देना, तो आदत लगवा देना, तो यही कह रहा है कि पहले क्या, आवश्यकताओं को उजागर करता है, उसको बताता है कि नहीं अगर इसका यूज़ करोगे तो लाइफ थोड़ी इजी तो हो जाएगी। तो आवश्यकताओं को उजागर करता है। और दूसरे लाइन पर लिखा हुआ है, और फिर उचित कीमत पर, उचित कीमत तो लगाना ही पड़ेगी, ऐसा ना हो कि हमें किडनी बेचना पड़ जाए आईफोन के लिए। तो उचित कीमत पर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ तक आ जाओगे पक्का, धूमधाम से, इसी वाले में। आपको याद नहीं होना चाहिए, मेरे को तो बहुत खतरनाक याद हो जाता है, मैं तो मरघट तक में नहीं भूलेगा, लेकिन याद रखना और फिर उसको शब्दों के फॉर्म पर वहां पर रिप्रेजेंट करना। इससे प्रीलिम्स से सवाल नहीं बनेगा, इससे मेंस में सवाल आएगा। ये बोलिए तो जरा एक बार फटाफट। उद्यमिता एक क्रमबद्ध, नवप्रवर्तनकारी, नवाचारी, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी क्षेत्र, राष्ट्र या राज्य में
जोखिम के साथ साहसपूर्ण जोखिम को उठाकर किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की आवश्यकताओं को उजागर करता है और गुणवत्ता के साथ और गुणवत्ता और मात्रा और उचित कीमत का संतुलन बनाकर उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। और भी नए शब्द आ सकते हैं, ये मैंने ही लिखे हैं पूरे, मतलब मैंने ही लिखवाए हैं, लेकिन हो सकता है लिखने के क्रम पर ये याद नहीं आए, तो मैंने बोल दिया अभी कि गुणवत्ता भी मेंटेन करना है ना, गुणवत्ता, मात्रा, उचित कीमत, और इन सब के सहारे उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर, और इस प्रक्रिया के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है या अपनी उच्च उपलब्धि की जो आकांक्षा है उसको प्राप्त करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे उद्यमिता। इसको कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्योंकि देखिए इसमें मानसिक चरण भी है, इसमें संरचनात्मक चरण भी है, इसमें व्यक्तिपरक चरण भी है, इसमें व्यवसायी का चरण भी है, और इसके बाद मार्केट का भी है। और इन सभी चीज़ों से सारा कुछ हो गया, और जैसे ही ये मार्केट कंप्लीट हो गया पता चल गया। लेकिन अब देखिएगा, जब इसमें हमने क्रमबद्ध बार बार इस्तेमाल किया कि ये क्रमबद्ध क्या है, अरे तुम यहीं रहना, क्रमबद्ध जब बोला तो ये क्रमबद्ध और याद कर लो, ये आपको बार बार काम आएगा। ये क्रमबद्ध देख लेना। क्रमबद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्थात उद्यमिता में एक उद्यमी लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने का मतलब ये हो सकता है कि देखिए कुछ लोगों के लिए लाभ कमाना है एक अनिवार्य चीज, भाई व्यवसायी है, बिक्री करेगा तो लाभ कमाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये इंटरनल मोटिवेशन तो उससे मिलेगा ही, वो दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे क्या, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से। लेकिन ये वाली चीज उठाइए, पहले नंबर पर क्या रहेगा? जोखिम उठाना। फर्स्ट नंबर पर क्या करोगे आप लोग? जोखिम उठाना। हाँ, जोखिम उठाने के लिए ऊपर वाले ने साहस दिया है, साहस आ भी जाता है, विकसित भी कर लोगे। तो एक तो क्या है? जोखिम उठाना। सेकंड नंबर पर क्या लगाओगे? उसके बाद संगठन बनाना, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर तीसरे नंबर पर संगठन तो बना लिए, लेकिन संगठन में क्या करना पड़ेगा? समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना, समन्वय का मतलब ये है कि मेरा जो मतलब असिस्टेंट है वो मेरी बात सुने और मेरे असिस्टेंट एक दूसरे से मिलजुल करके काम करें। ये क्या कहला गया? नियंत्रण और समन्वय। एक साथ क्या कहेंगे हम इसको? नियंत्रण और समन्वय स्थापित करना। चौथे नंबर पर फिर क्या रहेगा? प्रबंधन कौशल। प्रबंधन कौशल का मतलब ये होता है कि मैं अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को एक दिन यहाँ पर MCQ सॉल्व कराने के लिए भी दे दूँ और वो करने को मना भी ना करे। प्रबंधन कौशल का मतलब भी होता है कि ये वाला पैसा यहाँ पर नहीं, ये वाला पैसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना है, ये कहला गया वित्तीय कौशल। जब मैंने बोला कि मेरा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो यहाँ पर आकर के टेस्ट पेपर लेने लगे, तो इसको हम कह सकते हैं कार्मिक कौशल। कर्मचारियों का कब मदद करना है, किस लेवल में काम लेना है, ये भी तो एक स्किल मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो बहुत अलग अलग तरीके की ये मैनेजमेंट है। तो हमने सीधे सीधे क्या दे दिया यहाँ पर? प्रबंधन कौशल। यहाँ तक आइए स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पर क्या है? साहसपूर्ण जोखिम उठाकर, संगठन बनाकर, समन्वय स्थापित, नियंत्रण और समन्वय स्थापित करके अपने प्रबंधन कौशल से, यहां तक आ जाओगे। फिर आगे क्या है? उसके बाद नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन द्वारा फिर आगे क्या है? नई वस्तुओं और सेवाओं का सृजन एवं विवरण। विवरण का मतलब कहला पाया कि उसके बारे में डिटेलिंग देना। ये विवरण से ही आवश्यकता उजागर होंगी, विवरण तो देना ही पड़ेगा। आप अगर विवरण नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप उसके पे विपणन लिखिए, विपणन लिखिए, विवरण लिखिए, मार्केटिंग लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नई वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन एवं विवरण या विपणन से फिर क्या है? समाज को, राष्ट्र को लाभ एवं अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति। जैसे ही अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी वहीं पर आपकी उद्यमिता पूरी हो जाएगी। ठीक, तो ये उद्यमिता का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। दो तरीके की चीजें और हैं, इसको भी याद कर लीजिए। ये एक संस्था का नाम है अर्नेस्ट एवं यंग। ये दो सगे भाई हुआ करते थे, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर। ये लोग दोनों सगे भाई थे और उन लोगों ने कहा था, अभी भी हैं शायद, उन लोगों ने कहा है वर्तमान शताब्दी का निर्धारण उद्यमिता से है। उनने ये शब्द कहा था, वर्तमान निर्धारण का शब्द, मतलब ये उद्यमिता के महत्व में ये वाली लाइन इस्तेमाल की जा सकती है। याद कर लेने के बाद किस प्रश्न में कौन सी लाइन का इस्तेमाल करना है, यही चीज आंसर राइटिंग कहलाती है। तो एक लाइन आज को याद हो गई आपको कि एक तो जोसेफ शुम्फिटर की परिभाषा, एक परिभाषा किसकी याद की थी आपने? रिचर्ड कैंटिलॉन की। और एक परिभाषा, एक शब्द ये अर्नेस्ट और यंग भाइयों ने क्या कहा है? वर्तमान शताब्दी का निर्धारण उद्यमिता से है।
अमेरिकन एजेंसियों ने रिसर्च कहा है और उन्होंने कहा है कि 58% अमेरिकन युवक उद्यम शुरू करने के इच्छुक हैं और अपने यहाँ पर 99% युवक पटवारी बनने के इच्छुक हैं भारत देश की। तो भारत क्या है? विकासशील, और वो क्या है? विकसित, क्योंकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा आबादी क्या करना चाह रही है? उद्यम, और अपने यहाँ पर एक छोटी सी हो सरकारी नौकरी। तो ये दोनों अंतर है। तो ये उद्यमिता के महत्व में ये वाली चीज़ों को आप आगे भी कर सकते हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो उद्यमिता के महत्व में आप कहते हैं कि अमेरिकन एजेंसी का सर्वे है, अर्नेस्ट एवं यंग नामक 2 उद्यमी भाइयों ने ये कहा है, उनकी बात को हमको मानना पड़ेगा। लेकिन उद्यमिता की कॉन्सेप्ट यही है, उद्यमिता की अवधारणा यही है। ठीक है, तो उद्यमिता की अवधारणा अंतिम बार रिवाइज करा दो, अंतिम बार पूरा रिवाइज कराना, लेकिन इंसानों की तरह। ठीक है, पहले तो मानसिक अवस्था पर बताइए। मानसिक अवस्था पर क्या है? उद्देश्य क्रमबद्ध से शुरू करो रे। उद्यमिता एक क्रमबद्ध, उद्देश्यपूर्ण, नव प्रवर्तनकारी, नवाचार और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र में अपनी बौद्धिक तार्किकता के सहारे लोगों की आवश्यकताओं को उजागर करता है और उचित कीमत में गुणवत्ता से युक्त रख करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात व्यावहारिक रूप से उद्यमिता, व्यावहारिक रूप से उद्यमिता। अब आप वापस आइए, साहसपूर्ण जोखिम से संस्था एवं संगठन बनाकर संगठन में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करके नियंत्रण के साथ अपने प्रबंधकीय कौशल से नई वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण एवं उनका विवरण एवं विपणन के सहारे लोगों को मुहैया कराता है, उनकी आवश्यकताओं को की पूर्ति और अपने लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उद्यमिता को इस संदर्भ में भी समझा जा सकता है कि अमेरिकन रिसर्च एजेंसियां ये कह रही हैं कि वहां के आधे से ज़्यादा युवा उद्यमिता करना पसंद कर रहे हैं, जबकि विकासशील देशों में ये प्रतिशत थोड़ा सा कम है। और अर्नेस्ट एवं यंग जो अमेरिका के 2 सगे भाई थे और जो बड़े उद्यमी रहे हैं, इन लोगों ने यंग करके कंपनी भी बनाई है, उन लोगों ने ये कहा है कि वर्तमान शताब्दी का निर्धारण, मतलब वर्तमान वाला दौर जो है वो किसका है? उद्यमिता का है। ठीक, अब इसको कितनी बार रिवाइज करते हो ये आपके ऊपर है, मेरे ने अभी तो सब याद हो गया, अभी 4 दिन बाद बोलूँगा तो आगे देखो। तो उद्यमिता का महत्व आप समझ में आ गया? आप लोग को समझ नहीं आया? बोलो, आ गया उद्यमिता का महत्व? लिख भी दोगे? अभी कुछ लिखने को दे दो लिख दोगे? ठीक, अब देखिए इन्हीं चीज़ों की है। अब ये आपका प्रश्न डायरेक्ट आएगा क्योंकि मेरे हाथ में सिलेबस, पहली बात तो सिलेबस जरूर रखा करना। इस पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। जितनी चीज़ें अभी अपन ने सीखी इसको क्या करना है? 10 मार्कर पे जब आएगा तो सबरा करना है। 10 मार्क्स का कोई भी प्रश्न आ जाएगा उद्यमिता का, आपका उत्तर का शुरुआत वही करा सकता है। 7 मार्कर का भी कोई आएगा, जब लगे कि मैं उत्तर की शुरुआत कहाँ से करूँ, उत्तर की शुरुआत वही शुरुआत के 15 मिनट के डिस्कशन से कर देना। वही 15 मिनट का डिस्कशन ही आपको हर जगह काम आ जाएगा, आप कहीं भी अपना लीजिए। और वो जो 4 कोटेशन, अर्नेस्ट यंग, रिचर्ड कैंटिलोन, जोसेफ संपीटर और अमेरिकन ओपन रिसर्च एजेंसी, और फिर जब कहीं ना जब भटक जाओ तो फिर रचनात्मकता, उद्देश्यपूर्ण फिट होना ही है, होना ही है। फिर इसके बाद उद्यमिता की अवधारणा। तो अवधारणा का मतलब क्या कहलाता है? अवधारणा का मतलब कि उद्यमिता को आप पूरी तरीके से बताइए। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको पीछे ही लिखवा दिया, इसका उसी का खुलासा है केवल। ये एक प्रकार की आंसर राइटिंग है। ये भी आप याद रखिएगा कि या तो ये पेपर में आपके 7 मार्क्स का आएगा या तो ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक, जब उद्यमिता की अवधारणा आएगी तो 10 मार्क्स में भी आ सकती है। किताबें इतनी वाहियात लिखी हैं कि किताबें मत, किसी को नहीं बोलूँगा कि उद्यमिता की किताबें लेना। मैंने सब ले ली, सभी किताबों के 2-2 4-4 पेज पढ़ लिए और धर दिए, सब के सब गूगल ट्रांसलेट किए हैं पैसा कमाने के लिए। कोई मतलब नहीं है, यहाँ वहाँ का उठा के जितना कचड़ा था वो सब जोड़ दिए हैं कि केवल पैसा कमा लें, वो कोई मतलब नहीं। जो यहाँ पर है वही सब कुछ है, देख लेना। और ऐसा कोई उत्तर मिलेगा भी नहीं किसी किताब में, ये खुद दिमाग लगा करके इन उत्तरों को डिज़ाइन करवाया है। आगे देख लेना। इसके बाद उद्यमिता की अवधारणा लिखी हुई है, तो मैंने सीधे ये, क्योंकि शुरुआती है तो मैंने भूमिका ही लिखा हुआ है। भूमिका आप पढ़ लीजिए कि उद्यमिता किसी उद्यमी द्वारा किए गए कार्यों का समूह है। एक कार्य नहीं है, ये क्या है? कार्यों का समूह है। ठीक है, नए तरीके की चीज़ें और भी जुड़ सकती हैं। फिर वही चीज़ें हैं कि जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। फिर आगे क्या है?
किसी उद्यम या व्यवसाय, किसी उद्यम या व्यवसाय की स्थापना के पूर्व से लेकर के, पूर्व से लेकर का मतलब समझ में आया आपको? मानसिक तैयारी, मानसिक तैयारी। तो स्थापना के पूर्व से लेकर के उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन के पश्चात भी, इसमें एक शब्द मिस है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जोड़ दे रहे हैं। तो जिसमें एक उद्यमी, क्या बोल रहे हैं हम, उद्यम स्थापना की पूर्व से लेकर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एवं उसके पश्चात भी उद्देश्यपूर्ण तरीके से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपने साहस, जोखिम या रचनात्मकता जैसे गुणों से समाहित होकर उच्च उपलब्धि को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। और उच्च उपलब्धि पता नहीं किसी व्यक्ति की होगी कि मेरे लिए उच्च उपलब्धि वही है कि समाज का लाभ हो, और किसी के लिए उच्च उपलब्धि हो सकती है कि उसका अपना भर लाभ होता रहे। अब उसकी उच्च उपलब्धि की डेफिनेशन क्या है? रतन टाटा ने तो अपनी मोस्टली अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो शायद डोनेट कर दी है, तो उनके लिए उच्च उपलब्धि अलग हो सकती है, किसी दूसरे व्यवसाय के लिए उच्च उपलब्धि अलग हो सकती है। लेकिन हाँ, अपनी अपनी उच्च उपलब्धि रखे रहो, लेकिन ये सब रहेगा। तो यहाँ पर ये उद्यमिता की परिभाषा के लिए आपको यही याद रखना है, जरूरी नहीं है ये लाइन। उद्यमिता की डेफिनेशन अपन पुरानी चीज़ों से ही बना सकते हैं कि उद्यमिता एक कार्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक उद्यमी अपने उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मकता और अपने नवप्रवर्तनकारी कार्यों के द्वारा, नवप्रवर्तनकारी कार्यों के द्वारा किसी उद्यम की स्थापना से पूर्व से लेकर के उत्पादन प्रक्रिया और उसके दौरान तक अपने कार्यों को इस तरीके से समायोजित करता है, इस तरीके से बैलेंस करता है, इस तरीके से उस पर अनवरत तरीके से लगा रहता है कि उसे उच्चतम उपलब्धि की प्राप्ति हो सके। तो उन्हीं तरीके की चीज़ें, तुमको नींद आ रही है क्या? संतरा छिड़क दूं? नहीं, ठीक। तो इससे क्या होता है ये सब। तो फिर लिखा हुआ है उद्यमिता की अवधारणा को समझने हेतु इसके घटकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला घटक क्या है? उद्यम स्थापना से पूर्व, इसी को क्या बोल रहे हैं आप? मानसिक। और दूसरा क्या है? उद्यम स्थापना पश्चात। मतलब उद्यम स्थापना हुई तो फिर क्या होगी? प्रोसेस के दौरान उसका संचालन करना, और फिर उसका फिर क्या रहेगा? और संचालन करते रहना। तो फिर उसके लिए क्या है? प्रक्रियाशील घटक। प्रक्रियाशील घटक जिसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं कि प्रक्रियाशील घटक पे एक तो मानव संसाधन, इस संस्थान में मैं हो गया मानव संसाधन, और एक हो गया भौतिक कारक। तो ये क्या कहला गया? ये बोर्ड, ये वाइट बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो ये भी, इसको भी लेना, इसको भी परचेस करना, इस पर भी पूंजी लगी होगी। मैं भी अपनी बौद्धिक पूंजी यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो बौद्धिक पूंजी तो लगी रही है। तो ये उद्यम स्थापना के पश्चात वित्तीय पूंजी एक बार लगाई जाती है, लेकिन बौद्धिक पूंजी हर दिन लगानी पड़ती है। यहाँ पर बौद्धिक पूंजी मेरा दिमाग हर दिन खपाया जाता है। ठीक है, तो यही है आपका कि एक तरीका यही है कि उद्यमिता में इतनी सारी चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। मानसिक तैयारी, और फिर ये क्या है? उद्यम स्थापना के दौरान और उसके बाद उसको क्रियाशील रखने के लिए, जिसमें मानव संसाधन एवं भौतिक कारक है। अब इसके बाद आपको रटना ही है। फिर लिखा हुआ है उद्यम स्थापना से पूर्व किसी व्यवसायी को ये करना पड़ता है, उद्यम स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में गुजरना पड़ता है। तो ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? जोखिम। तो जोखिम एक दिमागी अवस्था है। जोखिम क्या है? एक दिमागी अवस्था। हो सकता है जिससे अपन डर रहे हो वो डर रहा ही ना हो। कई बार ऐसा फील होता है कि जबरन डरते थे, कुछ था ही नहीं। तो जोखिम ऐसा हो सकता है, बाद में पता चले नहीं, ठीक ही डरते थे। तो मानसिक तैयारी का पहला घटक क्या हो गया आपका? जोखिम। केवल साइड हेडिंग याद रख लीजिएगा। पहले नंबर पर क्या है? जोखिम। सेकंड नंबर पर क्या है? साहस। ये मानसिक घटक ही है। पहला क्या है? जोखिम। फिर दूसरा क्या है? साहस। तीसरे नंबर पर क्या है? अवसर। अवसर खोजना। अवसर, ये पगला है जो लिखा है, ये क्या है? अवसर खोजना, अवसर योजना। ये क्या है? अवसर खोजना। अवसर पाना नहीं, अवसर खोजना। मिलेगा नहीं, ढूंढना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। मिलने नहीं वाला कुछ, जो कुछ भी है वो अपने हक का छीनना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? अवसर खोजना। खुद से सोचिए ना कि आगे क्या, किस चीज़ का वैक्यूम होने वाला है, और उस चीज़ को भर लीजिए। ठीक है, तो फिर पहले नंबर पर मानसिक तैयारी पे क्या था? तुम इधर देखो, आई से आई मिलाओ, नज़रों से नज़रें मिलाओ, निगाहों से निगाहें। पहले नंबर पर क्या था? और दूसरे नंबर पर क्या था? साहस। पहले साहस आएगा कि पहले जोखिम आएगा? पहले जोखिम, पहले डर, फिर क्या आ गया? साहस। माउंटेन ड्यू, ड्यू द ड्यू। डर के आगे
पहले क्या आ गया, जोखिम, उसके बाद सेकंड नंबर पर साहस, साहस के बाद अब आ ही गए हो मैदान में तो अब खेल ही लो, तो उसके लिए क्या है, अवसर खोजना। और अवसर खोजने के बाद फिर आप एक काम कीजिए, अवसर तो आपने खोज लिया, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि जब भी कोई नई चीज, नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आप पैदा कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो नयापन हो भाई। नए मोबाइल भी अपन लेते हैं तो 4G वाले पूरे मोबाइल के बाद 5G, गाड़ी लेते हैं तो BS 5th मॉडल के बाद 6th मॉडल, कुछ ना कुछ तो नयापन रहेगा। या तो आप कीमत ही घटा दो भाई, या तो फिर आप क्वालिटी ही बढ़ा दो, या तो फिर उसका रंग रोगन ही उसको सुंदर ही बना दो। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों ही बिकेगा जो पहले से आ चुका है। तो अवसर तो खोजा आपने, लेकिन अब जो प्रोडक्ट लेकर के आना है उसके लिए ये है आपका इसमें नवाचार। और ये नवाचार क्या है, या तो नई टेक्नोलॉजी हो, 4G से क्या हो गई 5G हो गया। अभी 5G के यदि मोबाइल अभी बनेंगे और कम दाम पर बनेंगे, नवीन तकनीक के सहारे प्रोडक्ट चल जाएगा। अगर नवीन तकनीक नहीं है तो फिर अगला क्या है, 5,000 रुपये में दे दो, अभी 4G मोबाइल, नए मोबाइल दे दो 5,000 में, हम ले लेंगे 4-6 ठो। तो दूसरा तरीका क्या है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये है कि अगर आप कम कीमत, कम लागत का मतलब आप समझ रहे हैं कि कम कीमत में मैं तभी दूंगा जब कच्चा माल ही कम होगा। तो वो भी हो सकता है कि भाई मैंने उस चीज़ से नहीं बना दी, इस चीज़ से बना दी, क्या दिक्कत है, पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी से बना दी। पेट्रोल 50 रुपया, सॉरी 100 रुपया पे 1 लीटर, 50 किलोमीटर चल रहे थे, 10 रुपये की बिजली में चल लेंगे हम, उतना चल तो उतना ही रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो लागत ही कम लग गई, इससे भी आप प्राइस कम कर सकते हैं। तो नवाचार आप यहाँ पर अपना सकते हैं कि नवीन तकनीक, कम लागत, और एक और क्या है, समुचित आपूर्ति। मतलब एक तरीका ये है कि इस दुकान में हम कई बार कई दुकानों में महंगा सामान खरीद लेते हैं, कई जगह पर सस्ता मिलता है, लेकिन हम एक दुकान में भले ही महंगा मिलता है हम वहीं पर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये भरोसा है कि यहाँ पर प्रत्येक कलर मिल जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक ब्रांड मिल जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक वैरायटी मिल जाएगी, यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि कल आ जाना। तो यदि आप लोगों की उस समय की डिमांड को, प्रत्येक तरीके की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सुई से लेकर के कफन तक का सामान मिलता है, तो इसी के लिए आप कह सकते हैं कि फिर या तो अपनी जो डिमांड सप्लाई चेन है, उस डिमांड सप्लाई चेन को भी भाई कोई शॉप या कोई 24/7 वाला है और कोई केवल 8 घंटे खुला रहता है, तो 24/7 वाले की तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा है, जो संडे के दिन भी अवेलेबल है उसकी और ज़्यादा है। तो यही है, अवसर खोजा, और अवसर खोजने के बाद फिर अगली चीज़ क्या करना है, नव प्रवर्तनकारी या नवाचार कह सकते हो, या रचनात्मकता कह सकते हो, या क्रिएटिविटी भी अगर ऐसा लिख करके आ गए, यही नहीं याद आ रहा है, और क्रिएटिविटी लिख करके आ गए कि क्रिएटिविटी अंग्रेजी में नहीं, हिंदी वाला क्रिएटिविटी का छोटा का, वो भी लिख करके आ गए नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बता देना है कि वहाँ पर क्या है, नवीन तकनीक, नई तरीके की तकनीक अपना लीजिए, कम तरीके की लागत अपना लीजिए, और क्या कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, समुचित तरीके की आपूर्ति कर लीजिए, और इसके सहारे आप नए उत्पाद, उच्च गुणवत्ता, ये भी तो कर सकते हैं कि कोई ऐसा ही प्रोडक्ट बना दीजिए जो एकदम नया हो, ऐसा मार्केट में पहले कभी था ही नहीं, बाद में देखेंगे कि क्या बना और क्या नहीं बना, ठीक है। तो मार्केट में कुछ ऐसा बना दीजिए कि नए तरीके का कुछ बन जाए। जैसे मोबाइल पे एक दौर चालू हुआ था कि मोबाइल पे एक दौर आया हुआ था कि मोबाइल को गले में टांगा जाता था, फिर लोगों को लगा कि हाँ, फिर मोबाइल को गले में टांगने वाले लोग अपने आप को VIP मानने लगे, और थोड़ी देर बाद और VIP वाले जो कमर में लगाने लगे, वो तो ऐसा लगा करता था जैसे बम फंसाए हुए हैं। फिर अब अभी नया ट्रेंड है, अब औरतें और महिलाएं, पर्स रहता है भरा पूरा, इतना बड़ा झोला रहता है लड़कियों के पास, लेकिन उसके बाद मोबाइल उनका अब क्या है, सौंदर्य की वस्तु हो गई है। अब एक प्रकार से ये मेकअप हो गया है कि मोबाइल क्या रहेगा हाथ में, यदि आईफोन है तो फिर वो ऐसा दिखाया जाएगा, और यदि हमारे जैसा दलिद्र का है तो उसको फिर कैसा रखा जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा, लेकिन रहेगा कहाँ पर, मोबाइल। तो कोई ऐसा चीज़ आ सकता है, कुछ ऐसा हो भाई, पता नहीं क्या। पहले एक टाइम पर बने हुए थे कि मोबाइल कितने छोटे हों, छोटे मोबाइलों की कद्र हुई थी, तो कई लोग छोटे छोटे मोबाइल लेने लगे थे, इतने से 900 रुपये के इतने आते थे। फिर बड़े मोबाइलों का दौर आया, वापस छोटों की ओर आएगा, वापस बड़ों की ओर आएगा, प्रकृति ऐसी लौटती रहेगी। तो नए नए तरीके के प्रोडक्ट बना करके मामला चल जाता है कि देख उसके पास इतना सा मोबाइल है। फिर वो बड़े बड़े मोबाइल आए थे चाइना के, याद होगा, जिसमें शुरुआत में टच पेन आया था, जिसमें संगीत क्लास का सबसे उपद्रवी लड़का उसका इस्तेमाल करता था, क्लास की छुट्टी के बाद चमकाया करता था। वही है नया प्रोडक्ट रहना चाहिए, उसमें क्या है। और उच्च गुणवत्ता आदि के सहारे उपयोगी वस्तुओं को बाजार के समक्ष रखा जाता है।
उदाहरण लिख दिए हैं अभी अभी के, जोमेटो, इसको तो जानते होगे। स्विगी है कि स्विगी है? ये सही लिखा है स्विगी। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है? ओला। ठीक है, ये क्या, ये किसका उदाहरण है? इसमें शायद टेक्नोलॉजी भी है और नया प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी है और टेक्नोलॉजी के साथ क्या है? प्रोडक्ट भी है इसमें। और ये भी मान सकते हैं कि आपूर्ति वाला भी इसमें मतलब वो है कि इसमें अधिकांश सुविधाएं, शायद बड़े शहरों में तो ये 24/7 चलता है, ओला तो 24/7 चलता ही है ना। तो इसमें अपन मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी, और वो सीधे सीधे आप अपनी करंट लोकेशन दे दीजिए, वो खुद पूछते हुए फ़ोन लगा देगा कि आप के घर के बाहर हूँ। तो इसमें नई टेक्नोलॉजी और ये सारे जितने भी तरीके के ये नवाचार थे अभी सफल ही हैं, अभी तक तो हैं ही। ओला के अलावा और भी अब कंपनियां उनके जैसी, उबेर है, स्विगी के जैसी अभी एक और कंपनी कोई आ गई है, मुझे नहीं पता है। जोमेटो स्विगी के अलावा और भी कोई एक और कंपनी है जो चल रही है, स्टार्टअप ही है। तो ये सब काहे की तैयारी है? ये मानसिक तैयारी। इतना सब कर लेंगे, फिर उद्यम स्थापना के पश्चात की भी तैयारी रहेगी। अभी और याद करा देंगे, अभी वापस इसी पीडीएफ में लौटेंगे। इस पीडीएफ पे लिखा हुआ एक एक शब्द को रटाना मेरी जवाबदारी, और उसका 8 बार रिवीजन करना आपकी जवाबदारी। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है, ये भी छोड़ो, ये पीटर ड्रगर की बात। फिर अगला चरण क्या था? उद्यम स्थापना के पश्चात। तो उद्यम स्थापना के पश्चात क्या क्या रखना है? तो पहली बात तो ये रहेगा कि उद्यम स्थापना के लिए, उद्यम स्थापना के लिए ये कहना चाहिए उद्यम स्थापना के पश्चात नहीं, उद्यम स्थापना के दौरान एवं उसके बाद। पहले नंबर पर तो क्या रहेगा? आपको एक प्रकार की कैपिटल, जिसे क्या कहते हैं? पूंजी। जमीन तो चाहिए, एक छोटा सा कार्यालय तो बनाना पड़ेगा। तो पहले नंबर पर यही रहेगा कि पूंजी का निवेश करना। आपने भौतिक संसाधन जुटाना लिख दिया है इसमें, तो उससे कोई दिक्कत, हाँ लिखा हुआ है भौतिक संसाधन जुटाना। और भौतिक संसाधन जुटाने का मतलब यही है, भूमि, श्रम और पूंजी, मशीन, ये सारी चीज़ें। तो पहले नंबर पर ये, वो कहते कट्टे से मारो उसको, अंगूठी में खेल रही है वो। हाँ, पहले नंबर पर क्या है रे भाई? भौतिक संसाधन जुटाना। ये याद ही रख लो, यही भर ये याद रखना कि चाहे तुम घर में कितना भी रिवीजन कर लो, अगर तुमने ये दो मिनट में जो हम ये करवाएंगे, ये तुम्हारे 1 घंटे में भारी पड़ेगा। अभी आपकी पूरी तरीके की ज्ञानेंद्रियां एकजुट हो चुकी हैं मेरी तरफ, आपका ध्यान अभी कहीं नहीं भटकने वाला, यहीं रहेगा। लड़कियों, पहले नंबर पर क्या है उद्यम स्थापना के पश्चात? भौतिक संसाधन जुटाना, और कुछ नहीं। सेकेंड नंबर पर क्या है? संगठन निर्माण। भौतिक संसाधन जुटाने के बाद क्या है? संगठन निर्माण। संगठन निर्माण के बाद तीसरे नंबर पर देखिएगा, संगठन तो बन गया, उसके बाद क्या है? प्रबंधकीय कौशल। प्रबंधकीय कौशल पर कई तरीके के कौशल, चाहे वो कार्मिक कौशल हो, चाहे वित्तीय कौशल हो, चाहे सामाजिक कौशल हो, किसी भी तरीके का कौशल, तो प्रबंधकीय कौशल। उसके बाद फिर नया प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर क्या आ गया? नवाचार, नव प्रवर्तन। इसके बाद एक और क्या हो गया है? सामूहिक कार्यों को महत्व देना है। सामूहिक कार्यों के महत्व के अलावा बस इतना ही लिखा हुआ है इसमें, और भी चीजें होनी चाहिए थी। सामूहिक कार्यों को महत्व, इसके अलावा और भी आप जोड़ सकते हो, समन्वय और नियंत्रण। समन्वय और नियंत्रण के बाद एक टेक्नोलॉजी को और याद रखिएगा, मार्केटिंग या विपणन। इसके बाद क्या रहेगा? मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट जैसा। एडवर्टीजमेंट का एक, मार्केटिंग का एक भाग है एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन और विपणन में अंतर है, विज्ञापन और विपणन में बहुत अंतर है, वो हम आपको बाद में बता देंगे, वो टॉपिक से इतर है। तो आपको उद्यम स्थापना के पूर्व और उद्यम स्थापना के पश्चात, उद्यम स्थापना के पश्चात में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पर है आपका उद्यम स्थापना के पश्चात भौतिक संसाधनों को जुटाना, या आप ये भी लिख सकते हैं निवेश करना, भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि। सेकेंड नंबर पर रहेगा संस्था का निर्माण। थर्ड नंबर पर रहेगा संगठन की स्थापना। चौथे नंबर पर रहेगा संगठन में नियंत्रण एवं समन्वय या सामंजस्य। पांचवें नंबर पर रहेगा प्रबंधकीय कौशल। छठवें नंबर पर रहेगा सामूहिक महत्व को बढ़ावा। सातवें नंबर पर रहेगा कर्मचारियों को प्रोत्साहन। आठवें पर रहेगा लाभांश का वितरण। लाभांश का वितरण, जो अभी आजकल प्राइवेट नौकरी पर जाओगे तो बोलेगा इंसेंटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंसेंटिव। तो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अब दिमाग के चक्षु खोलिए ना, इसमें कहिए लाभांश का वितरण। इसके बाद आप पे लिखिए कार्मिकों को प्रोत्साहन, या इस पे लिख सकते हैं प्रशंसा और पुरस्कार। और उन सब के बाद फिर आप लिख सकते हैं उपभोक्ताओं की संतुष्टि।
और कर्मचारियों की संतुष्टि, और उसके बाद फिर लाइए अभीष्ट लाभ की प्राप्ति। तब आपका बनेगा उद्यम स्थापना के पूर्व और उद्यम स्थापना के पश्चात का चरण। ठीक, अब अंदर का पढ़ लेना, अब मुझे 1 बज गया, कहीं जाना है। ठीक है, इतने नोट्स बनाए मिलना कल सवेरे तक, इतने भर के नोट्स बनाए रखना। इसके बाद का कार्यक्रम मैं ही शुरू करूंगा। इसके अंदर की जो डेफिनेशन है वो एक बार में मैं याद करा दूंगा, लेकिन इतने नोट्स बना लेना और इनको लिखने की कोशिश जरूर करना। अंग्रेजी वाले ये नहीं कहना कि हमसे बनता नहीं है। अगर आप इतनी हिंदी को फाइट करके हिंदी से अंग्रेजी में नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप एग्ज़ाम बीट भी नहीं कर पाएंगे। मैं इसका हिंदी अंग्रेजी सब कर सकता हूँ, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, चलिए जाइए, एंजॉय करिए।